प्रिपरेशन FYP आप लोगों की कैसी जा रही है? सर FAP कब तक है सर? डेट उसकी कब तक है? हाँ, FYP मेरे ख्याल से आपका जो होगा ना, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो मेरे ख्याल से होगा। अभी आप आएंगे, कब आएंगे? 7 जून से आपकी जो है ना, जो प्रॉपर क्लासेस ऑन कैंपस जो क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो 7 जून से कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो 7 जून से, ठीक है। तो ये 7 जून से 12 जून तक ये आपका मिड टर्म वीक होगा। ठीक है, लेकिन आप आएंगे इधर ही कैंपस में आएंगे। ठीक है, तो फिर आपका जो ये वाला वीक होगा 28 वाला, ठीक है। तो 28 जून से जो है आपका यहाँ तक, जो 28 जून से फिर आपका मेरे ख्याल से कब तक होगा, कोई जुलाई 8 9 31 2 अप टू 2 जुलाई आई थिंक इस तरह होगा। जो 2 जुलाई है आपका, वो आपका होगा जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा आपका 28 जून से 2 जुलाई तक ये आपका होगा। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या बताया गया है कि आप लोग कब वापस जाएंगे? कोई पता है आपको कब वापस जाएंगे, क्या करेंगे? ओ सर, नहीं पता। अच्छा, मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल फ़ौरन बाद आपके जो ही एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, जो 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई, इस तरह फिर आप वापस जाएंगे। ठीक है, तो जो ही आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, तो उसमें फिर मेरे ख्याल से ये फिर किसी और ईयर को कॉल करेंगे। तो ये जो जुलाई का महीना होगा यहाँ तक, तो 5 जुलाई से ये फिर मेरे ख्याल से ईयर 3 या फिर ईयर 2 को फिर ऑन कैंपस में कॉल करेंगे। तो दैट इज़ के आपको 4 जुलाई तक आप लोगों ने फिर वापस जाना है अपने घरों को। ठीक है, तो इसमें फिर दो ही ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं कि या तो फिर आपकी जो FYP है, या फिर हम आपकी 28 को शुरू हो रहा है ना एग्ज़ाम, ठीक है, तो हम 26 को रख ले, 26 जून को। ठीक है, तो 26 जून को अगर हम रख ले तो आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जून को ये मोस्ट प्रॉबली ये आपकी FYP की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन की डेट होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो गया तो हम ये जो 2 जुलाई या 3 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मतलब अगले ही दिन हम आपकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करा लें, तो वो आपके मेरे ख़्याल से डबल टेंशन होगा। इस दौरान में आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम की भी टेंशन होगी, आपकी FYP की भी टेंशन होगी। तो मेरे ख़्याल से तो ये बेहतर है, कल मैंने डॉक्टर नान साहब से बात भी की थी, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि अगर 26 को हो जाए इनकी FYP की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन, तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो मैंने उनसे फिर कहा भी कि अगर मैनेजमेंट ये चाहे तो हम इनको एक हफ़्ता एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 22 जुलाई को अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप मेरे ख़्याल से 9 जुलाई होगी या फिर कब होगी, जो 9 जुलाई तक आपको यहाँ तक जो कैंपस में आपको ठहरा दिया जाए। लेकिन वो कह रहे थे कि क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट बैच आ रहा है ऑन कैंपस, तो हम इनको कैंपस में नहीं रख सकते। तो ये फिर मेरे ख़्याल से वो फिर यूनिवर्सिटी की भी मजबूरी है। तो मेरे ख़्याल से मोस्ट प्रॉबली आपकी जो FYP की प्रेजेंटेशन होगी वो 26 जून को होगी। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा।
अपना FYP जो है वो वाइंड अप कर ले, अपनी रिपोर्ट और सारा कुछ वो बना ले। आपको मैंने रूब्रिक्स जो है वो फिर पिछली क्लास में फिर शेयर भी की थी, आपको दिखाई भी थी। तो अगले वीक में हमारा होगा मेरे ख्याल से कोई मीटिंग होगी, उसमें अगर ये अप्रूव हो गई तो फिर मैं आपके साथ में ऑफिशियली फिर शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो वो रूब्रिक्स भी जहन में रखना है। वो रिकॉर्डिंग हुई है उस क्लास की, तो आप उसको देख सकते हैं, वो रूब्रिक्स को देख सकते हैं कि आपको किस तरह इवालुएट किया जाएगा। दूसरा आपका एक मसला है जो आपकी जो है ना, जो पोस्टर्स आपके होंगे या फिर आपकी सीवी हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों भी हमें चाहिए होगा ताकि हम इसको पोस्ट कर सके ऑन द वेबसाइट। और अगर कोई हमारा ऑनलाइन कोई होता है ओपन हाउस, तो हम इसको आपके सीवीज़ और आपके पोस्टर को जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ फिर शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये फिर हम करेंगे, ये डेटा आपसे हम कलेक्ट करेंगे जो आपका आफ्टर मिड टर्म जो वीक होगा, आफ्टर मिड टर्म जो वीक होगा, ठीक है। तो उसमें हम कलेक्ट करेंगे। तो आपका मिड टर्म मेरे ख्याल से कोई ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा? 7 जून को, तो तकरीबन कोई 13-14 को, तो तकरीबन 15 जो जून है और उस तक हम फिर ये डेटा आपसे कलेक्ट करेंगे। मैं आपके साथ फिर सैम्पल्स भी शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो जो आपका 1 पेज सीवी होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या मतलब क्या क्या उसमें आपके मुतालिक होना चाहिए, ठीक है। और आपका एक मिनी पोस्टर टाइप होगा जो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ है। हम इसको फिर वेबसाइट पे पोस्ट भी करेंगे और पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के साथ रब्ता भी करेंगे इसी सीवी के मुताबिक। तो ये भी आप जहन में रखिएगा, ये तकरीबन कोई 15 या फिर 16 जून को ये डेटा मैं फिर कलेक्ट करूँगा आपसे, ठीक है। तो मैं आपके साथ वो सैम्पल्स भी वो शेयर कर लूँगा। ये आने वाले मेरे ख्याल से 3-4 वीक्स आप लोगों के लिए बड़े टफ है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। और अगर इसमें आपने अच्छा काम कर लिया तो दैट कुड हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑन योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। तो ये है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, ये जो आइंदा जितने भी वीक्स है आपके, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, ठीक है। तो इसमें अगर आपका सर हो। जी जी। सर जी, आप एक 9 जुलाई वाला ऑप्शन बता रहे थे सर, वो आप रिपीट कर देंगे, आप कौन सी बात कर रहे थे? 9 जुलाई का मैंने डॉक्टर अदनान को कहा था ना कि अगर हम मतलब आपको एक वीक आपका कब 2 जुलाई को मेरे ख्याल से आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। 28 को शुरू होगा, 28 जून को शुरू होगा आपका, और फिर 2 जुलाई तक जाएगा ये फाइनल एग्ज़ाम आपका। मैंने फिर डॉक्टर अदनान को कहा कि इनको एक हफ़्ता ज़्यादा दे दे FYP के लिए, इसको इनको ऑन कैंपस हम रहने देते हैं फ्रॉम 2 जुलाई, फ्रॉम 2 टू आई थिंक आपका फिर कितना बनता है 8 जुलाई या फिर इस तरह कोई बनता है, ठीक है। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कि हम फिर ये है कि उनकी मजबूरी ये है, जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की, कि उनकी मजबूरी ये है कि मेरे ख्याल से वो ईयर 3 को कॉल करेंगे, ईयर 3 को कॉल करेंगे फ्रॉम July 5, ठीक है। तो July 5 से जब वो कॉल करेंगे तो यू हैव टू एग्जैक्ट बिफोर July 5, क्योंकि वो फिर हॉस्टल में इतनी एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं है कि सबको उधर ही रखा जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फिर उनकी मजबूरी है, वरना ये फिर ज़्यादा बेहतर, मेरे लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर हो जाना था आपके लिए सेटअप, कि अगर आपको एक वीक ज़्यादा मिल जाता तो चलो आप आराम से एग्ज़ाम भी दे देते और आराम से अपनी FYP की जो पेंडिंग जितनी भी आपकी वर्क है वो फिर आप कंप्लीट कर लेते। लेकिन दिस इज़ अप टिल ठीक है नाउ सर। दिस इज़ नॉट एनी पॉसिबिलिटी, ठीक है।
तो मैं आपको लोगों के साथ वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये मैंने आप लोगों के लिए सारे कुछ वो पॉसिबिलिटी तलाश की कि आप लोगों को सहूलत हो, लेकिन दिस इज़ नॉट सीम्स टू बी एनी पॉसिबिलिटी। सो वही वो दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं कि बिफोर फाइनल एग्ज़ाम आपकी FYP की प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, तो वो फिर बनता है सूटेबल 26 जून को, ठीक है, क्या बिफोर हो या फिर राइट आफ्टर, ठीक है, या फिर और राइट आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो राइट आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम मेरे ख्याल से आपका 2 या 3 जुलाई को ख़त्म होगा, तो फिर 4 जुलाई आपका होगा। तो ये दोनों फिर आप मुझे बता दें कि इसमें फिर मेरे ख्याल से फिर ये पहला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप ये जो 2 वीक्स आपको मिले हैं ना, आफ्टर द मिड टर्म आपको मिले हैं, 2 वीक्स मिले हैं, तो 2 वीक्स में आप अपने FYP का सारा काम ख़त्म करके 26 को फाइनल प्रेजेंटेशन दे दें, तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन फिर आपके लिए बचता है जो आपका 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को आपको मेरे ख़्याल से तो वो फिर टेंशन होगी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की भी टेंशन होगी और फिर FYP की भी टेंशन होगी, और आपके लिए इतने टाइम भी नहीं होंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से 3 जुलाई को आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अगले ही दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी, तो वो काफ़ी फिर उन दिनों में काफ़ी फिर आपके लिए बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आप बता दें कि आपको क्या मतलब सूट करता है, किस तरह सूट करता है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, इसलिए हम आधे में एक आधा रिपीट कर दें, आप काइंडली अपना। अच्छा, हाँ, एक मिनट, अभी आ रही है आवाज़, आ रही है? आ रही है, सही है। अच्छा आ रही ठीक है है। बट कट रही फिर थी बीच काफ़ी। में कट जाती है। अच्छा, बीच में कट जाती है, ठीक है। तो एक मिनट ज़रा, ये मोबाइल को मैं ज़रा कर लूँ, थोड़ा सा इधर सिग्नल्स के साथ कर लूँ ताकि वो कटे नहीं। एक मिनट ज़रा मुझे। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है? यस सर। अच्छा, तो उम्मीद है आप आगे भी बेहतर ही चलेगी। ठीक है अभी? सर। जी सर। अच्छा, तो आप क्या सर। अच्छा, मैंने आपको जो आपके फाइनल ईयर की प्रेजेंटेशन है ना, जो FYP की प्रेजेंटेशन है, तो इसको 3 सिनारियोज मैंने, एक अपना माइक ऑफ कर ले किसी की, हाँ ठीक है, तो आपको मैंने 3 सिनारियोज दिए हैं, ठीक है। तो एक सिनारियो तो आपके लिए बेस्ट रहा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल पे वो पॉसिबिलिटी उसकी नहीं बन रही। वो बेस्ट सिनारियो यही था कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो होगा 28 जून से शुरू होगा और जाएगा 22 जुलाई तक, ठीक है। तो मैंने फिर डॉक्टर अदनान साहब से रिक्वेस्ट की कि चलो इनको अगर एक हफ़्ता हम ज़्यादा दे दें और इनकी जो प्रेजेंटेशंस है वो कहीं पे रख ले, तकरीबन कोई 8 जुलाई तक हम अगर इसकी इनकी प्रेजेंटेशन रख ले, तो इनको चलो ये 4-5 दिन भी मिल जाएंगे और वो सारा कुछ सुकून से हो जाएगा। लेकिन दिस सीम्स टू बी नॉट ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनका कहना ये था कि हम फिर 3rd ईयर जो है हमारे, या फिर 2nd ईयर है, आई डोंट नो कौन सा ईयर है, उनको कैंपस बुलाएंगे और उनको बुलाएंगे 5 जुलाई को, ठीक है। तो वो फिर 5 जुलाई को वो बुलाएंगे कैंपस में, और आप लोगों को क्विट करना पड़ेगा
ऑन या बिफोर 5 जुलाई आप लोगों को वापस जाना होगा। ठीक, तो ये फिर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी तो वो फिर यही था कि आपकी या फिर बिफोर फाइनल एग्ज़ाम हो, बिफोर फाइनल एग्ज़ाम आपका जो सूटेबल एक डे बनता है वो 26 जून को बन रहा है। इसमें फ़ायदा फिर ये था कि आपका होगा मतलब 28 को आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री फ़ाइनल एग्ज़ाम में अपने जा सकते हैं। और आपके पास ऑलरेडी 2 वीक्स हैं आफ्टर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप उसमें अपना बहुत सारा जो मटेरियल है, बहुत सारा जो एफआईपी का वर्क है, जो रिपोर्ट आपने बनानी है या कोई और चीज़ करनी है, तो वो आप कवर कर सकते हैं। और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको फाइनल ईयर जो है ना आपका एग्ज़ाम, उसमें भी टेंशन फ्री जा सकते हैं। लेकिन अगर ये भी कोई हो, किसी को कोई इस पे एतराज़ हो, तो वो फिर राइट आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम आपका एफआईपी जो प्रेजेंटेशन है वो हो सकता है। राइट आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम मींस कि आपका 2 या 3 जुलाई को आपका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होगा और द नेक्स्ट डे आई मीन 4 जुलाई को आपकी फिर फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन। तो देख लें आप, मुझे भी अपनी फीडबैक बता दें ताकि मैं फिर डॉक्टर नान को और फिर दूसरी फैकल्टी के साथ हम भी फिर डिस्कशन कर सकें कि स्टूडेंट्स को कौन सा एक फ़ीज़िबल बन रहा है, कौन सा सलूशन। ये सबसे बेस्ट सलूशन था, लेकिन दिस इज़ नॉट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द यूनिवर्सिटी साइड, क्योंकि हॉस्टल कैपेसिटी का इनका इशू है। तो वो ज़ाहिर बात है वो फिर इतना एकोमोडेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। आपके पास यही दो ऑप्शंस बचते हैं। तो इसमें से क्या कोई कमेंट करना चाहता है, क्या आपकी क्या फीलिंग है? जी सर सर, इस सर सिनेरियो के मेरे हिसाब ख्याल में से तो सर, फाइंड आउट। जी, एक बंदा बोले ना एक एट ए टाइम, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी हमाद। सर मैं कह रहा हूँ सर, फाइनल के बाद वाली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और सर एक और ऑप्शन भी है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता सर फाइनल के बाद, अगर हमारे पास एक हफ्ता है हमारे डिग्री ड्यूरेशन का, तो ऑनलाइन आप कर लें। ऑनलाइन का वो फिर देख लेते हैं, वो पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं कि चलो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट प्रॉमिस अबाउट ऑनलाइन। ठीक है, तो वो फिर मैं आई विल टॉक डॉक्टर अदनान अबाउट ऑनलाइन जो आपका वाइवा होगा ना। ठीक है, तो आपका जो एफआईपी का वाइवा होगा या फिर आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल हमारा हुआ था, लेकिन वो फिर ऑन कैंपस आप लोग नहीं आए थे ना। तो इस साल ये है कि आप लोग ऑन कैंपस आ रहे हैं, तो वो फिर दैट वुड बी प्रेफर्ड इफ़ यू फिज़िकली प्रेजेंट योर, इसमें आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप किस तरह जो आपके है ना एग्ज़ामिनर्स या फिर सुपरवाइज़र, उनको कितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर है जो फ़िज़िकल आपका होगा अगर वाइवा या प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन बहरहाल चलो मैं ये भी कर लूँगा, डिस्कस कर, नेक्स्ट वीक हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी जब मैं उधर आ जाऊँगा। तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह, या फिर सैटरडे को या फिर संडे को मैं कैंपस में आऊँगा। तो वहाँ पे फिर चलो हमारी वो मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे फ़िज़िकली हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, क्योंकि डेटा माइनिंग तो सारे स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं ना। लेकिन आप यहाँ पे जो भी डिस्कशन होती है ये काइंडली ज़रा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना जो डेटा माइनिंग का कोर्स नहीं ले रहे, तो उनके साथ भी ये कम्युनिकेट कर लिया करें, क्योंकि हमारा कोई व्हाट्सअप ग्रुप या इस तरह नहीं बना हुआ है एफआईपी का। तो चलो उनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लिया करें ताकि उनको भी सिचुएशंस का पता हो। तो चलो ये आपका अच्छा है, सजेशन अच्छा है। तो इसकी हम देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन एफआईपी की प्रेजेंटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो फिर नेक्स्ट वीक में आपके साथ फिर कम्युनिकेट कर लूँगा मैं। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर।
इसके बारे में? सर ये प्रेजेंटेशन के बारे में तो नहीं है मेरा, वैसे जनरल क्वेश्चन है। लास्ट ईयर तो ये पोस्टर्स वगैरह के भी मार्क्स थे, इस साल भी हैं? लास्ट ईयर पोस्टर्स के मार्क्स थे, वो लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही हो गया था ना, बिल्कुल ही मतलब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो उनसे हमने एक मिनी पोस्टर टाइप लिए हुए थे, लेकिन उसके आई थिंक कोई इतने मार्क्स नहीं थे। वो फिर उसमें एडजस्ट कर लिए थे। जो पोस्टर के जो मार्क्स थे वो इंडिविजुअली हमने नहीं दिए थे, लेकिन वो फिर ज़ाहिर बात है जिसका जितना अच्छा पोस्टर होगा उसको इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्रेजेंटेशन में। तो वो फिर हमने मतलब इंटरनली एडजस्ट कर लिए थे, लेकिन वो जो एक सेपरेट जो पोर्शन होता है ना 5 मार्क्स या फिर उसके 6 मार्क्स जो सेपरेट होते हैं वो नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर बात है जितना अच्छा आपका पोस्टर होगा उतनी अच्छी आपको मार्क्स मिलेंगी विद इन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, और आप देख ले मैंने रूब्रिक्स आपके साथ शेयर कर ली है, तो मेक श्योर कर ले कि हर एक रूब्रिक आप अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो अपनी रिपोर्ट में भी और अपने जो प्रेजेंटेशन में भी। तो बेसिकली यही है कि आप जो कर रहे हैं तो वो आपको आता हो और उसका कोई यूज़ भी हो। ठीक है, तो आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू द सोसाइटी और टू द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है, इस तरीके से आप लोगों की इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई हो आपका कोई क्वेश्चन तो बता दें, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सो ये हो गया। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारी थी जो डीवी स्कैन एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था, जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, और मैंने वैसे नोट किया है कि मतलब आप लोगों में से कोई देखता भी नहीं है जो यूट्यूब पे वीडियोस है ना, तो उसमें व्यूज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यू आ रहा है या फिर 2 व्यू आ रहा है। तो उसको देख लिया करें और अपने कंसेप्ट क्लियर किया करें, और जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ डिस्कस किया करें। ठीक है, ये मैं बेसिकली बहुत अहम कोर्स है जो डेटा माइनिंग का है, स्पेशली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जो डेटा एनालिटिक्स का है या फिर डेटा साइंस का है। तो दिस इज़ बेसिकली डेटा साइंस कोर्स, और जो आपकी मशीन लर्निंग और सारा कुछ इसमें कवर किया हुआ है। तो दैट इज़ क्वाइट, और मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल भी मैं करा लूँ, और जो आपके कंसेप्ट्स भी मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स के हवाले से क्लियर करा लूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो, ताकि आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर हो, और ऑन द अदर हैंड आपके एक ऑन हैंड कोई एक्सपीरियंस भी हो, ताकि आप लोगों को अगर कोई टास्क दिया जाए तो वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनॉमली डिटेक्शन के जो बाकी हमारे रह गए थे, डेंसिटी बेस्ड और एक दूसरा क्लस्टरिंग बेस्ड, तो वो हम पढ़ेंगे। और फिर हमारे जाएंगे एक टॉपिक हमसे रह गया था रिग्रेशन एनालिसिस का। तो ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डेटा माइनिंग के हवाले से हर जगह आप देखेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस कर लो, रिग्रेशन एनालिसिस कर लो। तो ये भी हम देखेंगे कि रिग्रेशन होती कितने टाइप की है और क्यों करते हैं हम, और रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या फ़र्क है, और इसका हमें क्या फ़ायदा है, हमें डेटा से क्या अंडरस्टैंडिंग इसकी मिल जाती है। तो दैट इज़ क्वाइट क्रिटिकल क्वेश्चन, वी विल बी ट्राइंग टू आंसर इट। ठीक, तो पहले आपने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा हुआ है किसी कोर्स में? जी, नो सर, खाली सर रिग्रेशन पढ़ा है, रिग्रेशन एनालिसिस नहीं पढ़ा। अच्छा, तो रिग्रेशन किस में पढ़ा हुआ है? तो मशीन लर्निंग में पढ़ा था हमने। अच्छा, तो उसमें कोई क्या किया था आप लोगों ने, कोई उसके कोई कोडिंग शोडिंग भी की थी या जस्ट कंसेप्ट्स आपने पढ़े हुए थे? सर खाली कंसेप्ट किए थे। कॉन्सेप्ट। अच्छा, ठीक है।
चलो इसमें हम कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। रिग्रेशन के वैसे कितने टाइप्स हैं, कोई बता सकता है मुझे? सर 2 टाइप है हाँ, कौन कौन से? सर, एक लीनियर है और एक लॉजिस्टिक। अच्छा, लॉजिस्टिक बेसिकली जो होता है वो आता तो रिग्रेशन में है, लेकिन वो हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बन जाता है जो लॉजिस्टिक आपकी रिग्रेशन है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, सो यू डोंट नीड टू यूज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जो रिग्रेशन के बेसिकली जो है ना टाइप्स है, वो हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक है हमारे पास लीनियर, ठीक है, और दूसरा है पोलिनोमियल रिग्रेशन है, और तीसरा जो है मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 किस्म के हमारे पास है रिग्रेशन है। तो इसका हम देखेंगे कि लीनियर में क्या होता है, पोलिनोमियल में क्या होता है, मल्टीपल में क्या होता है। लॉजिस्टिक जो रिग्रेशन है वो हम नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि वो एक क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने इतने सारे क्लासीफायर हमने पढ़ लिए हैं, डिसीजन ट्रीज और SVM हमने पढ़ लिया है, न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ लिया है, बहुत सारे क्लासीफायर हमने पढ़ लिए। सो वी कैन स्किप द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो जो आज के जो टॉपिक्स है वो वही हम एनॉमली डिटेक्शन से शुरू करेंगे जो पिछली क्लास में हमसे रह गए थे। ठीक है, और फिर हम एनॉमली डिटेक्शन जो DB स्कैन का जो एल्गोरिदम है उसको यूज़ करके कि किस तरह हम एनॉमली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, और फिर हम इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अक़साम पढ़ेंगे। जो प्योर जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें लीनियर है, पोलिनोमियल है और मल्टीपल रिग्रेशन, और इसकी फिर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो इसमें वही हम स्टार्ट अगर करते हैं एनॉमली, तो उसकी जो डिफिनीशन है वही है कि द सेट ऑफ डेटा पॉइंट दैट आर कंसिडरेबली डिफरेंट देन द रिमाइंडर ऑफ द डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास के हमारे पास ये ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो दूसरे डेटा पॉइंट से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो फिर एक किस्म की एनॉमली बन जाती है हमारे पास। तो ये एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन बन जाती है हमारे पास, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ही अहम हमारे पास होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो ये टेक्निक्स ये भी पिछली क्लास में हमने पढ़ी हुई थी कि इसमें हमारे पास जो टेक्निक्स है वो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी बेस जो डिस्टेंस हम मैयर करते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि कितना करीब है डेटा पॉइंट्स आपके, कितने करीब है। ठीक है, और फिर हमारे पास डेंसिटी बेस के एक एरिया में कितने डेटा पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, लो डेंसिटी पॉइंट्स आर आउटलायर, और उसमें जो लो डेंसिटी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आउटलायर्स होते हैं। और फिर पैटर्न मैचिंग, तो आपका एक पैटर्न बनता है, ठीक है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स का, लेकिन जो आपका आउटलायर है उसका पैटर्न ही डिफरेंट आ रहा होता है। हमने एग्जांपल दी थी कि आपकी अर्निंग जो है वो 100 है, ठीक है, और आप ख़र्चा कर लेते हैं आप 50,000। ठीक है, तो ये फिर आपका जो पैटर्न बन रहा है, बाकी लोग जो है वो फिर अगर उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 अर्निंग है तो 50 रुपये ख़र्च करते हैं या 60 रुपये या 70 रुपये ख़र्च करते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग जो है वो 100 रुपये है और आप 50,000 ख़र्च करते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, तो वो फिर आपका एक एनॉमली बन जाता है। एक तो ये फिर आपकी जो पैटर्न मैचिंग ये भी आपके पास एक है इसका। फिर ये पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम फिर आते हैं प्रॉक्सिमिटी बेस्ड, और फिर विजुअल बेस्ड हमने पढ़ा हुआ था, और डिस्टेंस बेस्ड हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हुए थे। तो हमारे पास जो रह गए थे टॉपिक वो डेंसिटी बेस्ड जो आउटलायर है।
ठीक है। डीबी स्कैन में भी हमने पढ़ा हुआ था कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन स्पेसिफिक एरिया। आप एक सर्कल खींचते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है 5, ठीक है। तो इस एरिया में कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो आप आउटलायर को डिटेक्ट करते हैं अगर फॉर एग्जांपल आप एक एरिया लेते हैं इसका, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट आपका आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पोटेंशियली आपका क्या होगा, वो आउटलायर आपका होगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी बेस्ड आउटलायर, इसी तरह की टेक्निक को हम कहते हैं कि आप एक एरिया लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ जो आपका है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। द आउटलायर स्कोर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द इनवर्स ऑफ द डेंसिटी अराउंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो आपका क्या है कि ये मतलब जितने कम इसमें डेंसिटी होगी उतने ही आउटलायर का चांस उसमें ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, जो नॉर्मल सिचुएशन के इनवर्स होगा, ठीक है। कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ के नियरेस्ट नेबर। अब के नियरेस्ट नेबर जो हमने वो यूज़ किया था, के नियरेस्ट नेबर में क्या होता है कि आप मतलब डिस्टेंस मेजर करते हैं और उसके नेबर्स को एक डेटा पॉइंट है, इसके नेबर्स को बेस्ड ऑन द डिस्टेंस जो है वो आप करते हैं कि अगर आपका डिस्टेंस 1 हो, ठीक है, तो उसके कितने नेबर्स पोटेंशियल आ रहे हैं, 3 नेबर्स आ रहे हैं। अगर आपका डिस्टेंस 2 हो तो इसके नेबर्स फिर और बढ़ जाते हैं, उसके फिर 5 नेबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिदम इस तरह का काम करता है। इनवर्स ऑफ डिस्टेंस टू केथ नेबर, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स ऑफ डिस्टेंस होता है जो आपका के नंबर ऑफ जो केथ आपका नेबर होता है, और इनवर्स ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ नेबर, जो आपका एवरेज डिस्टेंस आ रहा है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इन पांचों का डिस्टेंस आप मालूम कर लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। अगर वो एवरेज किसी थ्रेशोल्ड से कम हो, ठीक है, तो वो फिर आपकी आउटलायर नहीं है। लेकिन वो थ्रेशोल्ड अगर किसी ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका आउटलायर होगा। और ये इसके लिए जो एल्गोरिदम होता है यूज़, वो हम इसको कहते हैं डीबी स्कैन, जो ऑलरेडी हमने जो इससे पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हम कवर कर चुके हैं। If there are region of different density, this approach can have problem, ठीक है। तो अगर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन हो और डिफरेंट डेंसिटी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 10 आपके पास डेटा पॉइंट है, इतने डेटा पॉइंट है, यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 डेटा पॉइंट है, तो ये इस एरिया की डेंसिटी अलग है, इस एरिया की डेंसिटी अलग है, इस एरिया की डेंसिटी अलग है, इस एरिया की डेंसिटी अलग है। तो अगर आपके पास डिफरेंट डेंसिटी हो, ठीक है, तो ये अप्रोच भी जो है इसमें फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये कहाँ पे ज़्यादा कारामद होता है, जहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म किस्म की डेंसिटी होती है, ठीक है, तो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। फिर हमारे पास आ जाती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या है कि आप दूसरे जो एक दूसरे नेबर से आप रिलेटिव डेंसिटी आपके पास आती है कि मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट से आपके पास ये पॉइंट है, आपके पास ये पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के पॉइंट्स है, तो इसकी डेंसिटी जो है अगर देखा जाए तो इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा मज़ीद डार्क हो जाएगा। लेकिन इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है, तो ये थोड़ा सा कलर इसका क्या हो जाएगा, इसको हम कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी आपके पास इसकी कम आ जाएगी। कंसिडर द डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू दैट ऑफ इट्स के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो एक ही क्लस्टर में कुछ ज़्यादा ब्लू होंगे, कुछ कम ब्लू होंगी, तो दैट रिप्रेजेंट द रिलेटिव डिस्टेंस। ये इसका एल्गोरिदम है,
ठीक है, कि रिलेटिव डिस्टेंस आप किस तरह मैयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नियरेस्ट नेबर लेते हैं, के नियरेस्ट नेबर लेते हैं, और फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्स डू डिटरमिन जो आपका के इसका के नियरेस्ट नेबर मालूम करते हैं और इसकी डेंसिटी मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, और फिर आप ये लूप बंद कर लेते हैं और फिर क्या होता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दे देते हैं। तो ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी की एक छोटी सी कंसेप्ट थी। तो इसको अगर हम विजुलाइज कर ले तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका बहुत ज़्यादा ब्लू है। ठीक है, इसकी ब्लूइश कलर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी फिर ब्लूइश कलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी अगर आप देख ले ब्लूइश कलर ये थोड़ा सा कम है, तो दैट रिप्रेजेंट द जो आपका रिलेटिव डिस्टेंस है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से मतलब आप इसका कलर जो है, कलर स्कीम यहाँ से आपका होता है। ठीक है, तो अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा है आपका मतलब बहुत ज़्यादा डेंस है, तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू होगा। तो फिर इस तरह इसका बिल्कुल ही डेंस नहीं है ये जगह, तो ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये कलर इस तरह फिर चेंज होता रहता है। ठीक है, ये आपकी जो है रिलेटिव डेंसिटी की बात है। जी सर जो कम डेंस होगा, जिस तरह ये पॉइंट नंबर सी है, हाँ इसका हाँ, कलर ब्लू नहीं है, तो आउटलायर कंसीडर किया जाएगा ना? ये आउटलायर कंसिडर किया जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डीबी स्कैन एल्गोरिथम हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, तो वो क्या है, वो नॉइज़ को भी साथ डिटेक्ट करता है। तो उसमें बाय डिज़ाइन ही इस तरह की कैपेबिलिटी इन्होंने डाल दी है कि वो आउटलायर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये इसको नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो एनॉमली डिटेक्शन के, जो डीबी स्कैन एल्गोरिथम है एनॉमली डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको कि ये सिंपल है, मतलब आप सिंपली ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, डेंसिटी मालूम करते हैं, के नियरेस्ट नेबर मालूम करते हैं, और उसके बेस पे आप आउटलायर किसी थ्रेशोल्ड के ज़रिए आप मालूम करते हैं। तो ये सिंपल है, लेकिन इसमें फिर ये है कि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, सारों की एंड कैन ईयर्स नंबर आपको मालूम करने पड़ेंगे, और उसकी की सारी डेंसिटी, तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर ये सेंसिटिव टू पैरामीटर, आपने जो दो पैरामीटर थे इसके जो डीबी स्कैन के, वो बहुत ज़्यादा सेंस आपको मालूम हुआ होगा, आपने जो असाइनमेंट 8 अभी की होगी ना, कि कितना ये सेंसिटिव है टू दोस टू पैरामीटर्स। ठीक है, और फिर डेंसिटी बिकम लेस मीनिंगफुल इन हाई डायमेंशनल स्पेस। अगर आपके पास हाई डायमेंशन स्पेस है, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ जो है ना, जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें फिर ये क्या लेस मीनिंगफुल बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक या दो कॉलम हो तो उसमें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन आपके पास अगर कॉलम ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर लेस मीनिंगफुल बन जाता है। तो ये इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ आपके पास हो गई। फिर आपके पास क्लस्टरिंग बेस्ड आउटलायर, क्या आप सिंपली के मीन क्लस्टर या फिर कोई और क्लस्टरिंग आप यूज़ करते हैं, और आपके जो उसमें फिर आउटलायर आप कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एन ऑब्जेक्ट इज़ ए क्लस्टर बेस्ड आउटलायर इफ इट डज नॉट स्ट्रांगली बिलोंग टू एनी क्लस्टर। ठीक है, तो वो फिर अगर किसी क्लस्टर से स्ट्रांगली बिलोंग नहीं करता तो वो क्या होता है, हमारे पास आउटलायर होता है। ठीक है, द फॉर प्रोटोटाइप बेस्ड क्लस्टरिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन आउटलायर इफ इट इज़ नॉट क्लोज इनफ टू क्लस्टर सेंटर। ठीक है, तो जो इसके सेंट्राइड बनते हैं, तो जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेंट्राइड का फिर सेंटर बनता है, तो उसको क्लस्टर सेंटर हम कहते हैं। तो ये सूरत में ये हमारे पास क्लस्टर सेंटर बन गया है। तो आप देखते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स है इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द क्लस्टर सेंटर, तो जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आपका ये जो डेटा आइटम है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक आउटलायर है। फॉर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर एन ऑब्जेक्ट इज एन आउटलायर
if its density is too low, ठीक है। फॉर DB स्कैन टाइप ऑफ क्लस्टरिंग, अगर जिसकी डेंसिटी बहुत लो हो तो वो आपके पास क्या है, वो पोटेंशियल एक आउटलायर है आपके पास। फॉर ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन आउटलायर इफ इट इज़ नॉट वेल कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर वो वेल कनेक्टेड नहीं है तो आपके पास मतलब ये कनेक्टर जो है ये इसका वीक है, तो वो फिर आपके पास पोटेंशियल आउटलायर है। Other issues include the impact of outlier on the cluster and the number of clusters, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ क्लस्टर आप कितना, 2 क्लस्टर लेते हैं, 3 क्लस्टर लेते हैं, 4 क्लस्टर लेते हैं, तो इसमें भी ये पैरामीटर इसका इफेक्ट करता है टू डिटेक्ट एनी आउटलायर, ठीक है। और फिर जो आपका जो विद इन द क्लस्टर आपका आउटलायर कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इंट्रा जो क्लस्टर डिस्टेंस और इंटर क्लस्टर डिस्टेंस वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपके पास क्लस्टरिंग बेस्ड टेक्निक्स हो गई है, और ये उसकी एग्जांपल हो गई है कि आप वही DB स्कैन की जो एल्गोरिथम है। और ये अगर आप मतलब ये तो आपका था थोड़ा सा स्केल बड़ा था, अगर आप स्केल को छोटा कर लेते हैं तो इसमें आपको पता चल जाता है कि ये जो येलो है ये इसकी डेंसिटी जो है वो फिर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो डार्क ब्लू है ये ज़्यादा डेंस है, जो लाइट ब्लू है ये कम डेंस है, ठीक है। और फिर यहाँ से इसका जो है वो डिस्टेंस जो है वो फिर मालूम, ये जो है ये बिल्कुल ही डिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। तो यू कैन हैव ए थ्रेशोल्ड हेयर कि इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द क्लस्टर सेंट्राइड और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। तो ये आप फिर इसी तरह आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेशोल्ड से आप फिर इसको कर सकते हैं। तो ये इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हो गई है, ठीक है। तो अगर हम मालूम करना चाहे कि एनॉमली किस तरह हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द DB स्कैन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें कोडिंग कैसी करनी होगी, ठीक है। तो ये आपको लाइब्रेरीज़ है ये इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है। इसका है DB स्कैन का है, और फिर ये जो मेक ब्लॉब्स का एक है, ये आपका रैंडम कोई डेटा पॉइंट्स जनरेट करता है, कोई रैंडम ब्लॉब्स आपके जनरेट करता है, ठीक है। और ये उसके लिए है। और ठीक है। और फिर ये आप रैंडम आप इंपोर्ट करते हैं, और फिर प्लॉटिंग के लिए PLT आप करते हैं, ठीक है। फिर आप प्रिपेयर डेटा सेट करते हैं कि आप डेटा सेट वी विल क्रिएट ए रैंडम सैम्पल डेटा सेट फॉर दिस ट्यूटोरियल बाय यूजिंग द मेक ब्लॉब, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं कि ब्लॉब यहाँ पे कि आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल जो है 200 है, सेंटर आपका 1 है, क्लस्टर स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 3 है, और सेंटर बॉक्स आपका 20 और 5 है। तो ये आपका मैप ब्लॉक का एक एल्गोरिदम है, ठीक है। फिर आप इसका स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो जब आप इसका स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है कि आप इसके DB स्कैन से आप क्या कर लेते हैं, आप यहाँ पे मिनिमम सैंपल और फिर आपका एप्सिलॉन का जो पैरामीटर है ये आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपका जो फिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर क्या है कि उसमें जो -1 आता है वो आपकी क्या है, एनॉमली है, ठीक है। और फिर आप इस एनॉमली को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको कर ले यहाँ पे प्रैक्टिकली हम कर ले तो मेरे ख्याल से ये पिछली क्लास में अपलोड हुआ भी था, जो मैंने आपके साथ HTML शेयर किया था ना, ये सारा कोड उधर था भी। ये आपका क्लस्टरिंग में ये
तो ये जो डीबी स्कैन की क्लस्टरिंग है, इसको जस्ट हम ये इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइब्रेरीज इसकी इंपोर्ट कर लेते हैं, बाकी इसको छोड़ देते हैं। जो माल कस्टमर का था एग्जांपल था वो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जिस तरह डिस्टेंस मार्केट डिस्टेंस ड्रॉप बनाते हैं यूजिंग नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, ठीक है, और फिर यहाँ पे ड्रा करते हैं। फिर आपका जो एनॉमली डिटेक्शन का आ गया है, तो आप यहाँ पे ये इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंपोर्ट हो गई है। और फिर आप क्या करते हैं, इसको सैम्पल्स को 200 सैम्पल्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 200 सैम्पल्स यहाँ पे प्लॉट हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ पे एनॉमली, ये पोटेंशियल पॉइंट है, ये पोटेंशियल पॉइंट है, ये है और ये वाला है, ठीक है। तो ये पोटेंशियली आपके पास एनॉमली आ सकती है। तो आप क्या कर लेते हैं, डीबी स्कैन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जो -1 की वैल्यू आती है, तो ये आपके पास -1 आ गई है, ये आपके पास -1 आ गई है, ये आपके पास -1 आ गई है। तो 3 4 4 आपके पास पोटेंशियली आपके पास एनॉमली आती है, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, तो उसका एक अलग इंडेक्स बना लेते हैं और फिर इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपकी जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो वही 4 जो पोटेंशियल पॉइंट है ये आपके पास रेड आ जाते हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनॉमली, फिर आप फिज़िकली इसको देख सकते हैं और इसको फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये आपके पास एनॉमली है या नहीं है, ठीक है। तो ये डीबी स्कैन का जो एल्गोरिथम है, आप इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। हाँ सर। ठीक है। तो ये आपकी हो गई है जो एनॉमली डिटेक्शन और यूजिंग डीबी स्कैन, कि आप इस तरह डीबी स्कैन को यूज़ करके आप कोई भी एनॉमली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस हमने बहुत नाम सुना है, रिग्रेशन एनालिसिस हर कोई, किसी के पास कोई फॉरेक्स का डाटा आता है, किसी के पास कोई स्टॉक का डाटा आता है। जब भी कोई प्रेडिक्शन की बात आती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन की, आप कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो क्लासिफिकेशन आपको क्या काम करता है, क्लासिफिकेशन आपकी जस्ट क्लासिफिकेशन करता है, मतलब ये इस बिलोंग करता है, और क्लस्टरिंग आपकी क्या करता है, जस्ट ग्रुपिंग करता है। तो द एसोसिएशन रूल्स आपके जस्ट रूल्स बनाता है, ठीक है। सो वी डिड नॉट हैव स्टडीड एनी टाइप ऑफ जो एल्गोरिदम या टेक्निक जिसमें एक्चुअल हमारे पास कोई प्रेडिक्शन हो रही होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके पास एक डेटा साइंस या डेटा माइनिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है कि आपकी किस तरह आप प्रेडिक्ट किस तरह करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट किस तरह करते हैं, या आपके पास अगर कोई वैल्यू आती है तो आप नॉर्मली उस तरह से आंसर नहीं करते। फॉर एग्जांपल इसमें हमने एक एग्जांपल किया हुआ है कि उसमें क्या है, मतलब ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता, मतलब इस तरह का एक डाटा आ जाता है, आपके पास कार का डाटा आ जाता है कि आपके पास कार कौन सा है, इसका मॉडल कौन सा है, इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब ये कितने सीसी का इंजन इसमें है, 1000 सीसी का है, 1200 सीसी का है, 900 सीसी का है, 1500 सीसी का है, 1400 सीसी का है, कितने सीसी का इंजन इसमें है, और इसके वज़न कितनी है इन केजीज, ये इसका वेट है। तो ये कितना जो है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना ओमेट करेगा, ठीक है। तो ये कितना आपका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरह अगर कोई कंपनी कोई नया एक मॉडल बनाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो फिर उनको कोई इस तरह की कोई सजेशन चाहिए होगी कि हम इसका वॉल्यूम, इसके सीसी इंजन कितना रख ले और इसका वेट कितना रख ले, ताकि ये जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम ये ओमिट कर सके। तो अगर आपको इस तरह कोई टास्क दिया जाता है, तो ना आप इसको क्लस्टरिंग से हल कर सकते हैं, ना कोई आप इसको क्लासिफिकेशन से हल कर सकते हैं, ना कोई आप इसको कोरिलेशन से हल कर सकते हैं, ना कोई आप कोई जो
आपका रिलेशनशिप जो आपका है दूसरा जो हमने पढ़ा हुआ था, उससे कोई हल कर सकते हैं, जो रिकमेंडर आपका सर सिस्टम होता है। जी सर के नियरेस्ट नेबर से तो कर सकते हैं। के नियरेस्ट नेबर से किस तरह कर सकते हैं? वो तो आपकी क्लस्टरिंग की सर हाँ सर डिफरेंस निकाल लेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस हर एट्रीब्यूट का, और फिर ये बता देंगे किसके नज़दीक होगा, फिर उसके टाइप को बता देंगे। के नियरेस्ट नेबर जो है के एन एन, वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो किस चीज़ की टेक्निक है? सर वो क्लस्टरिंग की है। नहीं, वो नियरेस्ट नेबर जो है वो क्लस्टरिंग की है। जो के नियरेस्ट नेबर है ना, वो आपकी है आपकी क्लासिफिकेशन की टेक्निक है। तो के नियरेस्ट नेबर जो है आपका क्या करता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन करता है। आपका क्लास 0 है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, जस्ट उसकी मैपिंग करता है, मतलब ग्रुपिंग करता है, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं देता। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसकी जो है वो 1300 सीसी इंजन ले लूँ, ठीक है, और उसका वज़न मेरे पास हो कोई 1100 इसका वज़न हो, तो ये कितने CO2 ओमिट करेगा? इस तरह के हमें आउटपुट ना कोई KNN देता है, ना नियरेस्ट नेबर देता है, ना न्यूरल नेटवर्क देता है, ना SVM देता है, ना कोई और एल्गोरिदम देता है। तो इस तरह के आउटपुट अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ये रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। इवन अगर फॉर एग्जांपल आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक कोई है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ऊपर नीचे स्टॉक जा रहा है, तो आप यहाँ पे डेट है उसके, मतलब आपका आज 1 जून है, ये 2 जून है, ये 3 जून है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि 4 जून को मेरे पास ये स्टॉक किस तरह ट्रेड करेगा, मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहाँ पे जाएगा। तो आप फ्यूचर को डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन में आपके पास किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिग्रेशन एनालिसिस के। आपको इंस्टेड ऑफ क्लासेस या इंस्टेड ऑफ ग्रुप्स या इंस्टेड ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडर सिस्टम के आपके पास बास्केट में इतने इतने चीज़ें हो तो आपका अच्छा बिकेगा, वो जो हमने किया था, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक एक्चुअल वैल्यूज़, मतलब ये कोई क्लास वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे जो आप फ्यूचर डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ है। तो ये जो मुबीन और ये अनीस वगैरह जो FIP अपनी कर रहे हैं ना, तो ये भी जो अपना प्रेडिक्शन मॉडल बनाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो भी टेम्परेचर का फ्यूचर मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, कि अगले 3 दिन में आपका टेम्परेचर किस तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह की फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए एजम्पशन आप अगर कोई लेते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ रिग्रेशन एनालिसिस, हम रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो है रिग्रेशन एनालिसिस, दिस इज नॉट गिव अस एनी लेबल्स, these are not giving us any baskets, or these are not giving us any groups, ठीक है। these are giving us actual values, जो assumption predicted जो एक वैल्यू होती है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, वो हमें देती है, ठीक है। तो दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट और एक वैल्यूबल किस्म की एक एल्गोरिदम है। इस वजह से हर जगह पे रिग्रेशन, हमारे पास जितने भी आपके प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं, या फिर जो कोविड पे अभी कोई काम कर रहे हैं, जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स या फिर इस तरह बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स में हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके यूज़ का पता चला है आपको कि क्या यूज़ है इसकी, और क्या डिफरेंस है बिटवीन द रिग्रेशन और फिर आपके जो क्लस्टरिंग और फिर आपके जो क्लासिफिकेशन है, इसका पता चल गया है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा। सर ये रिग्रेशन टेक्निक्स हैं वो मोस्टली मतलब न्यूमेरिक डाटा पे ही यूज़ हो रही होती हैं, जिस तरह हमें इधर CO2 चाहिए थी कि कौन ज़्यादा CO2 एग्जॉस्ट करेगी, वहाँ पे रिग्रेशन ही यूज़ होगी ना। हाँ, इसमें आपके पास डेटा में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका एक परमानेंट डेटा होता है जो नॉन इफेक्टिव डेटा होता है, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। एक आता है आपका जो इफेक्टिव डेटा होता है, जो
किसी जो आपका फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये हमारा एक्स कंसिडर किया जाएगा कि ये जो है ये हमारा कोई इफेक्ट इन डेटा पे नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो इस डेटा पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंटिन्यूस किस्म का डेटा आपके पास, मतलब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। ये डेटा भी इवन आपके पास ये कैटेगोरिकल भी हो सकता है, दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं, बाइनरी किस्म का भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो ये भी कंटिन्यूस हो सकता है और ये जो आउटपुट है आपका ये भी कंटिन्यूस हो, ज़्यादातर कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो मतलब वो जो है ना क्लासिफिकेशन में आपका होगा ही कैटेगोरिकल किस्म का डेटा 1 2 3 4 5 6, इस तरह नहीं, आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, कंटिन्यूस वैल्यू आएगी। वो हम करेंगे भी, इसका एग्जांपल आपको इसका पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक एंड मशीन लर्निंग है, ठीक है। जितने भी आपके प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो बन रहे हैं ना, आपको कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ता है या फिर आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं, उसकी एस्टिमेशन आपको करना है। ज़्यादातर एस्टिमेशन आप किस चीज़ से करते हैं? रिग्रेशन से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस, देयर आर मेनी रिग्रेशन मेथड अवेलेबल। आपका लीनियर हो गया, आपका पोलिनोमियल हो गया, आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो गया। जो लॉजिस्टिक वाला है वो मेनली यूज़ होता है फॉर द क्लासिफिकेशन। उसके पास, उसमें आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं आते। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होती है, उसके पास, उसमें आपके पास कैटेगोरिकल मतलब क्लासेस की वैल्यू आपके पास आती है, ठीक है। तो वो डिफरेंस है बिटवीन दीज regressions and logistic type of regression. The term regression is used when you try to find out relationship, ठीक है। तो आप क्या फाइंड आउट करते हैं? रिलेशन। फॉर एग्जांपल हमने किया है कि आप कार का जो है वो सीसी है, कार का वज़न है, तो वो रिलेशनशिप है टुवर्ड द CO2 एमिशन, ठीक है। तो वो जो कार की जो सीसी है, कार की जो वेट है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, वो रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड आउट करता है। टर्म रिग्रेशन यूज व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज यूज टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। और इससे हम क्या कहते हैं? प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, या फिर इसकी कम्बिनेशन अगर हम इसकी चेंज कर ले तो उसमें हमारे पास उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन ऑब्जर्व सेवरल एम्प्लॉइज। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी में सेवरल एम्प्लॉइज़ है, ठीक है, किसी की सैलरी क्या है, किसी की सैलरी क्या है, ठीक है। तो दैट सैलरी इज अफेक्टेड, द सैलरी वेरिएबल इज अफेक्टेड बाय सम फीचर। दैट फीचर मे बी एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एजुकेशन, रोल इसका हो गया है, सिटी दे वर्क एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप ये इस तरह का कि ये सैलरी में क्यों डिफरेंस आ रहा है। और फिर अगर आप फ्यूचर को एम्प्लॉई रिक्रूट करते हैं तो आप उसकी सैलरी की एस्टिमेशन कर सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस ये है, इसका लेवल ऑफ एजुकेशन ये है, ये इसको हम ये रोल दे रहे हैं और ये इस सिटी में काम करेगा, तो इसकी फ्यूचर इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो आप उसकी सैलरी क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सम वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फिर आपके रिग्रेशन के एक एग्जांपल हो गए। दिस इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम वेयर डेटा रिलेटेड टू ईच एम्प्लॉय रिप्रेजेंट वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशन या फिर प्रेडिक्शन करते हैं। ये आपके एक ऑब्जर्वेशन हो गई है। फिर आपकी generally in regression you usually consider some phenomena of interest and have a number of observation, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं? some phenomena of interest, आप कुछ वेरिएबल्स लेते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन उस पर ड्रॉ करते हैं। एज ऑब्जर्वेशन हैज़ 2 और मोर फीचर्स, ठीक है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में आपकी क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है और फिर y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास एक ही होती है, x की वैल्यू आपके पास मल्टीपल कॉलम्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड यू नीड टू फाइंड ए फंक्शन दैट मैप्स some feature or variable to other sufficiently well, ठीक है। तो आप x को किस पे मैप करते हैं?
वाई पे मैप करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो एक्स को वाई पे मैप करता है। तो इस फंक्शन में आपके पास नॉर्मली जो यूज़ होता है एग्जैक्ट जो इसका है वो आप मैंने एक शेयर किया है। एग्जैक्ट उसकी वर्किंग जो है फ्रॉम द स्क्रैच, अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस का एक कोड बनाते हैं वो आपके लास्ट स्लाइड पे है, लेकिन उसमें होता है मीन, ठीक है, और आपका वेरिएंस और कोवेरिएंस, ठीक है। ये तीन किस्म के मेजर्स आपके यहाँ पे जो रिग्रेशन एनालिसिस में यूज़ होते हैं। जो आप मीन लेते हैं वैल्यूज़ का, उसमें वेरिएंस लेते हैं और उसमें कोवेरिएंस लेते हैं। तो ये तीन किस्म के आपके जो है वो फिर फंक्शन इसमें यूज़ होते हैं। The dependent feature are called the dependent variable, output or responses, ठीक है। तो आपका जो CO2 का था वो कौन सा था वेरिएबल, वो डिपेंडेंट था, ठीक है। वो डिपेंडेंट किस चीज़ पे था, वो डिपेंडेंट था सीसी पे और वेट पे, ठीक है। तो आपकी जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर आप इसको आउटपुट भी कहते हैं, आप इसको रिस्पॉन्सेस भी कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन सम वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट जो एक्स में आपकी होती है, जिस तरह आपका वेट था, गाड़ी का वेट था, या फिर सैलरी की, एजुकेशन थी, रोल था, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस था, और सिटी लोकेशन था, तो दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो चेंज नहीं होते। इसमें सिर्फ वाई का वेरिएबल चेंज होता है, बाकी जो एक्स में जितने भी आपके कॉलम्स आते हैं या फीचर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते। इंडिपेंडेंट कॉल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इसके इनपुट्स भी होते हैं और इसको हम प्रेडिक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसको कहते हैं, इसको वेरिएबल्स भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, इनपुट्स भी कहते हैं, और इसको प्रेडिक्टर्स भी कहते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम यूजुअली हैव वन कंटिन्यूअस एंड अनबाउंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी आपने जिस तरह क्वेश्चन किया है कि इसका आउटपुट क्या होता है, तो नॉर्मली कंटिन्यूअस एंड अनबाउंड डिपेंडेंट वेरिएबल इसका आउटपुट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जिस तरह क्लासिफिकेशन में आपका 1 2 3 होता है, इसमें इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका है कि आप किस तरह रिग्रेशन। द इनपुट हाउएवर कैन बी कंटिन्यूअस, जो आपका इनपुट है वो उसमें कंटिन्यूअस भी आ सकते हैं, डिस्क्रीट भी आ सकते हैं, कैटेगोरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह का डाटा इसमें आ सकता है, जो आपका जो इनपुट जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि एक हमने टर्म पढ़ा हुआ था कोरिलेशन से, ठीक है, कि आपकी अगर एक वैल्यू ऊपर जाती है दूसरी वैल्यू भी ऊपर जाती है। तो रिग्रेशन इज आल्सो समथिंग लाइक दिस, कि एक जो y का वेरिएबल है वो x पे डिपेंड करता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। तो रिग्रेशन भी कुछ इस तरह है। तो ये ज़रूरी है कि आपको फ़र्क महसूस होना चाहिए कि रिग्रेशन और फिर कोरिलेशन में क्या आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो कोरिलेशन में जस्ट आपके रिलेशनशिप बनते हैं, मतलब आपको वो जस्ट रिलेशन कि आपकी अगर x वैल्यू इधर होगी, y की वैल्यू इधर होगी, जस्ट आपको रिलेशन, अगर आप का x जो है इतने परसेंटेज से ऊपर या नीचे आएगा, आपका y भी उतने परसेंटेज से आपका ऊपर या नीचे आएगा, तो वो जस्ट ए रिलेशनशिप शो करता है कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या करता है कि y इफेक्ट होता है, आपका CO2 जो था वो इफेक्ट होता था कहाँ से, जो सीसी और फिर आपका जो कार का वेट था उससे इफेक्ट हो रहा था। तो रिग्रेशन में क्या है, आपकी वाई और एक्स वो रिलेशन में इफेक्ट नहीं हो रही, रिग्रेशन में इफेक्ट होती है, वन इफेक्ट द अदर, ठीक है। और फिर ये क्या है, वेरिएबल्स मूव टुगेदर, यहाँ पे मूव टुगेदर होते हैं, और इसमें क्या है, काज एंड इफेक्ट होता है। एक्स एंड वाई कैन बी इंटरचेंज, यहाँ पे इंटरचेंज हम कर सकते हैं, और इसको हम इंटरचेंज, इसको इनपुट को आउटपुट या आउटपुट को इनपुट में नहीं डाल सकते, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेड इन सिंगल पॉइंट और डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट्स में होता है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट्स में इस तरह होता है, जबकि रिग्रेशन में आपके पास लाइंस होता है। तो ये थोड़े से डिफरेंस थे, मैंने कहा चलो किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, what is the difference between correlation and regression, so these are the difference between the correlation and regression। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें।
ठीक है। अच्छा, आपको रिग्रेशन कब करना चाहिए, ये भी आपका एक है कि आपको कब रिग्रेशन करना चाहिए। ठीक है, तो कब आपको रिग्रेशन की ज़रूरत है, ये तो हमने मोर और लेस डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन चलो हम इसी स्लाइड में दोबारा कर लेते हैं। टिपिकली यू नीड रिग्रेशन टू आंसर वेदर एंड हाउ सम फिनोमेना इन्फ्लुएंस द अदर एंड हाउ सेवरल वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका मेन यहाँ पे है कि आपका एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को जब इफेक्ट कर रहा हो और वो हो भी कंटिन्यूस हो, कोई कैटेगोरिकल डेटा आपका आउटपुट नहीं हो, तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ इट टू डिटरमिन इफ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द एक्सपीरियंस और जेंडर इम्पैक्ट सैलरीज। ठीक है, तो आपके जो एक्सपीरियंस है या फिर जेंडर है वो कितना इफेक्ट कर रहा है, किसी की सैलरी को कितना एक इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर किसी का एक्सपीरियंस इतने साल हो और उसका जेंडर मेल हो तो उसकी सैलरी कितनी होगी, अगर किसी का एक्सपीरियंस इतने साल हो और उसका जेंडर फीमेल हो तो उसकी सैलरी कितनी होगी, या फिर दूसरे जो फीचर है उसको आप देखते हैं कि वो सैलरी पे कितना इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, और फिर रेगुलेशन एनालिसिस आल्सो यूजफुल व्हेन यू वांट टू फोरकास्ट, जो प्रिडिक्शन मॉडल आपके बन रहे हैं। ठीक है, फोरकास्ट का क्या मतलब है, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स यूजिंग ए न्यू सेट ऑफ प्रेडिक्टर। ठीक है, तो आप नई गाड़ी बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि आपका जो है अगर मैं इतने सीसी रख लूँ और इसका वज़न मैं इतना रख लूँ तो ये CO2 इतना ओमिट करेगा, या फिर सैलरी आप किसी की प्रेडिक्ट फोरकास्ट करना चाहते हैं कि मेरे पास एम्प्लॉई आएगा, इसका इतना साल एक्सपीरियंस होगा, इतना क्वालिफिकेशन होगा और इस सिटी में काम करेगा और ये रोल मैं इसको दूंगा, तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। या फिर तीसरा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वेदर है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास एक महीने का डाटा है, तो टेम्परेचर का, ठीक है, या फिर ह्यूमिडिटी का, दोनों का हमारे पास डाटा है। तो मैं फिर फ्यूचर एक हफ्ते का मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जो आपके जो वेदर प्रेडिक्टर होता है ना, मुख्तलिफ वेबसाइट पे वेदर प्रेडिक्टर आपके होते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं, वो यही रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं कि आपका आइंदा हफ्ते में किस तरह का मौसम होगा। ठीक है, तो वो यही रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो फोरकास्टिंग या फिर प्रेडिक्टिव मॉडल आपके बनते हैं वो भी सारे के सारे तकरीबन रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू को ट्राई टू प्रेडिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ ए हाउस होल्ड फॉर द नेक्स्ट आवर गिवन द आउटडोर टेम्परेचर, टाइम ऑफ द डे एंड नंबर ऑफ रेजिडेंट इन दैट हाउस होल्ड। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं जो रेगुलेशन एनालिसिस आप इस पर यूज़ कर सकें। रेगुलेशन इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स। आप इकानमी में इसको यूज़ करते हैं, फोरकास्टिंग में आपकी इकानमी अगले साल किस तरह होगी, अगले महीने किस तरह एक सेक्टर की ग्रोथ कितनी होगी, ये कंप्यूटर साइंस में हो गए, सोशल साइंसेस में हो गए, ये हर जगह पे यूज़ होता है। रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो आपके हर जगह तकरीबन यूज़ होता है जहाँ पे आपकी फोरकास्टिंग हो। तो इसकी जो पहली किस्म है उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो लीनियर का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आपकी जो है ना, जो लाइन आपकी आती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो इसको हम इस वजह से लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन यूजेस द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा पॉइंट्स टू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ऑल देम। ठीक है, तो उसमें से गुजारते हैं आप, एक लाइन गुजारते हैं, तो वो लाइन क्या होगा, उसमें शर्त यह है कि वो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। दिस लाइन कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये आपके पास कोई एक्स की वैल्यू है या आपके पास कोई वाई की वैल्यू है, तो आप क्या कहते हैं, क्या आप कहते हैं यहाँ पे 16 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 16 की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये तकरीबन कोई यहाँ पे आपके पास आ रहा है कोई 78। तो अगर आपके पास x16 हो तो आपके पास y कितना होगा, 78 होगा। अगर आपके पास x जो है 14 हो तो आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी, वो तकरीबन कोई 82 83 होगी। अगर आपके पास x जो है वो यहाँ पे हो, आपके पास अगर 10 हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, वो तकरीबन कोई आपके पास 87 88 वैल्यू होगी।
ठीक है। तो ये आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस लाइन के ज़रिए आप x की वैल्यू देते हैं, आपको ये लाइन जो क्या करता है, आपको वही जो आपका इफ़ेक्टिव जो आपका आउटपुट होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई आपके पास कोई क्लस्टरिंग नहीं है, आपको सिंपली एक प्रेडिक्टिव वैल्यू आपको देता है। आप इसको x की वैल्यू देते हैं और आपको ये y की वैल्यू इस ग्राफ के ज़रिए जनरेट करके देता है, इस ग्राफ से। ठीक है। तो डेटा माइनिंग प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़ाहिर बात है, जहाँ पे डेटा माइनिंग की बात आती है वहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। लीनियर की समझ आ गई है कि लीनियर किस तरह काम करता है? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें लीनियर जो है ये बेसिक डिफिनीशन हो गई है। और फिर लीनियर क्या, हाउ डज इट वर्क, कि ये जो रेग्रेशन का ग्राफ आपके पास ये पिछली स्लाइड में है, ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरह बना हुआ है, ये जो ग्राफ है ये किस तरह का बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह वर्क किस तरह करता है, ठीक है। तो इसमें लीनियर रिग्रेशन में क्या है, टू काइंड ऑफ वेरिएबल इन ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो दो तरह के आपके पास ये इनपुट होते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करे। एक आपके पास x होता है और एक आपके पास y, ठीक है। x आपके पास इनपुट्स हैं और y आपके पास क्या है, आउटपुट्स है, ठीक है। तो एक आप इनपुट देते हैं, एक आपके पास आउटपुट होता है, इसके दरमियान आपके पास एक फंक्शन होता है और आप एक एस्टिमेट, उसी फंक्शन के ज़रिए आप एक एस्टिमेशन करते हैं, y की एस्टिमेशन करते हैं। टू एस्टिमेट y यूजिंग लीनियर वी एज्यूम द इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। y एस्टिमेटेड इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा x, ये आपके पास एक इक्वेशन है लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। और इसके पास प्लस e भी होता है, e, ठीक है, ई फॉर एनी रैंडम एरर, ठीक है। तो आप प्लस ई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये भी लिख लें ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास ये लीनियर रिग्रेशन का एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के ज़रिए आपका ये वाला ग्राफ बनता है और आप इसी के ज़रिए फिर फर्दर एस्टिमेशन भी आप कर सकते हैं। तो वाई ई क्या है, आपके पास एस्टिमेटेड और प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये फिर आपकी एस्टिमेटेड या फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू है ऑफ वाई बेस्ड ऑन आवर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसका लीनियर रिग्रेशन का गोल क्या होता है, ये गोल होता है, ठीक है। आवर गोल इज टू फाइंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर ए अल्फा, ठीक है। अल्फा को इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट है आपका, अल्फा इंटरसेप्ट भी कहते हैं और बीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप हम कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा आपका इंटरसेप्ट है, बीटा आपका क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो ये इसको हम स्लोप दैट मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन y और y। तो आपका गोल क्या होता है रिग्रेशन में, कि ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, इसका और इस लाइन का जो है वो डिफरेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए, ये आपका गोल होता है, ठीक है। तो इसमें आपका अल्फ़ा और ये बीटा जो है, जितना आपका कम होगा उतना ही आपका y और y के करीब होगा, ठीक है। ये आपका ये गोल है जो लीनियर रिग्रेशन का है, ठीक है। अगर आपका जो y है और y बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका बेस्ट फिट मॉडल बन गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इस पॉइंट के लिए आपका पॉइंट भी इधर है और आपका लाइन भी उसी जगह पे है, तो ये आपका इस पॉइंट के लिए बेस्ट फिट मॉडल है। लेकिन इस पॉइंट के लिए आपका ये इतना सारा डिस्टेंस इसका आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके लिए बेस्ट फिट मॉडल नहीं है। तो आपको कोशिश करना है, आप जब सारे पॉइंट्स का सम लेते हैं, उसका उसको स्क्वायर रूट बनाते हैं, तो आपके पास इसकी रिग्रेशन एनालिसिस की कंप्लीट एक्यूरेसी आ जाती है, उसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है कि अगर आपके पास वाई ई की वैल्यू आपके पास अगर 1 आ जाती है, ठीक है, तो ये जो है आर स्क्वायर आपका अगर 1 आ जाता है, देन इट इज़ परफेक्ट फिट, ठीक है। तो आपका क्या है, वो 100% आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है। सिंस द वैल्यू ऑफ प्रेडिक्टर एक्चुअल रिस्पांस फिट कंप्लीटली टू ईच अदर, ठीक है। इससे पहले हम अगर पढ़ लेते हैं, द वेरिएशन ऑफ एक्चुअल रिस्पॉन्सेज
occurs partly due to dependence in the predictors. The coefficient of determination, जिसको हम accuracy भी इसकी कहते हैं, ठीक है। The coefficient of determination, इसको हम R square कहते हैं, tells you where which amount of variation in y, के ये y e से कितना एक डिफरेंट है। तो अगर ये आपके पास 1 आ रहा हो तो दैट मीन्स यू हैव 100% एक्यूरेसी। अगर आपका कोई 0.8 या फिर 0.7 आ रहा हो तो आपका फिर भी मॉडल ठीक है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं है। तो इसको हम फिर देखते हैं, कोड के ज़रिए भी देखते हैं कि इसमें आपके पास किस तरह का ये बन रहा है। फिर बहुत सारे आपके पास सिनारियोज आते हैं जहाँ पे आपका जो लीनियर है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो यहाँ पे फिट नहीं आता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका इस तरह का लाइन अगर आप ड्रा करते हैं, ठीक है, तो इस तरह का अगर लाइन ड्रा करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो आपके पास डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फिर आपके पास आ जाता है। तो बहुत सारे सिनारीज होते हैं जहाँ पे आपका लीनियर जो रिग्रेशन है वो काम ही नहीं करता, वो बेस्ट फिट नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ता है, लाइन को कर्व करना पड़ता है। तो इसको आप सेकंड डिग्री इक्वेशन के ज़रिए फिर सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी जो लाइन हो वो कर्व कर सके। तो देयर इज़ वी यूज़ इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो वी यूज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन को कब यूज़ करते हैं, इफ़ योर डेटा पॉइंट क्लियरली डू नॉट फिट ए लीनियर रिग्रेशन a straight line through all the data, it might be ideal for polynomial regression, ठीक है। polynomial regression like linear uses the relationship between the variable x and y to find the best way to draw the line through the data point। तो polynomial और linear में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो इस इक्वेशन का है, ठीक है। आपके पास ये थीटा, फिर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास x सिर्फ नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ x आता था, यहाँ पे x सिर्फ नहीं आता, आपके पास एक्स स्क्वायर भी आता है। तो ये आपका क्या होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन होता है जो आपके पास सेकंड डिग्री का क्या मतलब है कि आपके पास x जो है वो स्क्वायर आता है, और यहाँ पे क्या आता, आपके पास x जो है वो सिंगल आता है, स्क्वायर कोई नहीं आता। तो अगर आपके पास x सिंगल है तो आपका लीनियर है, अगर आप x स्क्वायर लेते हैं तो आपका पोलिनोमियल बन जाता है। और दैट आल्सो इफेक्ट ऑन द रिग्रेशन लाइन, और रिग्रेशन लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आपके पास नहीं होती। फिर आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन होते हैं। ये वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे एक्स में भी एक वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वाई में भी एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज़ 1:1 रिलेशनशिप, आपके 1:1 रिग्रेशन बनती है। लेकिन अगर आपके फॉर एग्जांपल हमने ये ले ली है कि आपका कार नाम क्या है, उसका मॉडल कौन सा है, वॉल्यूम इसका क्या है, वेट इसका क्या है, ठीक है। और तो ये आपके पास मल्टीपल आपके पास कॉलम्स आ गए इन द एक्स, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर आप कौन सा टाइप यूज़ करते हैं, मल्टीपल, या इसको कहते हैं मल्टीवेरिएट भी कहते हैं। इसको मल्टीपल भी कहते हैं और इसको मल्टीवेरिएट भी कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल या मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इज़ लाइक लीनियर रिग्रेशन। वही पॉलिनोमियल का भी आप मल्टीपल रिग्रेशन कर सकते हैं, और इसका लीनियर का भी मल्टीपल रिग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड जो आपका है जो लीनियर रिग्रेशन के, इसमें एक्स में कॉलम्स जो होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, विद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है। तो एक्स में जो वैल्यूज़ होती है वो आपके पास मोर देन वन हो, इसमें 2 3 4 5 आप जितनी भी वैल्यू आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मीनिंग दैट वी ट्राई टू प्रेडिक्ट ए वैल्यू बेस्ड ऑन 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन हो गया है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो पॉलिनोमियल में, लीनियर में, मल्टीपल में, तो मुझे बता दें जी। मल्टीपल का थोड़ा सा ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करने में समझ नहीं आई। अच्छा, जो होता है ना यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका ये सिर्फ आप कंसिडर करते हैं इसमें, ठीक है, तो ये आपका हो गया है ये, ठीक है। तो आपका x में कितने वेरिएबल है, x में आपका एक ही वेरिएबल है वेट का, y में आपका कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है CO2 का,
ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिग्रेशन आप यूज़ करेंगे, इसके लिए आप लीनियर यूज़ करेंगे या फिर पोलिनोमियल यूज़ करेंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, पोलिनोमियल में आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियर में आपका स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास सिनारियो आता है, यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं, कार का भी है, मॉडल का भी है और इसके वॉल्यूम का ही है। तो x में जो है ये x में ये कितने वेरिएबल्स आपके आ जाते हैं, ये यहाँ से मैं काट लेता हूँ। x में कितने वेरिएबल्स आपके 1 2 3 4 4 वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास डेटा आ जाता है तो आप कौन सा रिग्रेशन यूज़ करेंगे, मल्टीपल। ठीक है, तो आपके पास x में वैल्यूज़ जो है वो कॉलम्स की वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाती है, तो आप मल्टीपल रिग्रेशन आप इसके लिए यूज़ करेंगे। तो होता वही है, जो इंटरनल जो फंक्शनैलिटी होती है वही होती है, लेकिन जस्ट आप मल्टीपल जो है मल्टीपल आपकी वैल्यूज़ को कंसिडर करता है। हर एक वैल्यू पे जो इंडिपेंडेंट जो फंक्शनैलिटी होती है वही होते, वही इक्वेशन इस पे इस्तेमाल होता है जो लीनियर में था या फिर पॉलिनोमियल में था। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर हम ठीक है, तो इसमें फिर आप मेरे ख्याल से ये वाले इम्प्लीमेंटिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच पाइथन, ठीक है। तो इसमें फिर रिग्रेशन के इंटरनल फंक्शनैलिटी आपको ये कोडिंग करके बताता है कि मैं ये कॉल भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, जो इंटरनल फंक्शनैलिटी है इसमें क्या होता है कि उसमें कौन कौन से फंक्शंस आपके पास होते हैं। इसमें आपके पास होते हैं मतलब ये आपके पास क्या है, B0 कौन सा है, B1 क्या कौन सा है जो आपके पास है। B0 किस तरह कैलकुलेट होता है, ये उसका फार्मूला है। B1 किस तरह कैलकुलेट, B0 आपका यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिया हुआ था। ठीक है, तो जो अल्फा था हमारे पास वो क्या है, हमारे पास B0 है। इसको मैं ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपके पास ये अल्फा की जो वैल्यू है ये जो अल्फा की जो वैल्यू है ये क्या है, B0 है। और ये बीटा की जो वैल्यू है ये क्या है, B1 है। तो यहाँ पे B0 किस तरह कैलकुलेट होता है, मीन y माइनस B1 और मल्टीप्लाई बाई मीन ऑफ x, ये इसका फार्मूला। B1 किस तरह कैलकुलेट करता है, सम ऑफ दिस, और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये किस तरह कैलकुलेशन होती है, ये इस तरह की कैलकुलेशन होती है विद इन द रिग्रेशन। आपके जो ये आपका जो फार्मूला है वो इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो आपका किस तरह आप फ्रॉम द स्क्रैच किस तरह आप बना सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पे कोड दिया गया, ये मीन वेरिएंस यहाँ पे यूज़ होता है, कोवेरिएंस यूज़ होता है। तो आप पूरा ये देख सकते हैं कि आपकी जो रिग्रेशन की इंटरनल जो फंक्शनैलिटी होती है वो किस तरह होती है, ये फिर एस्टिमेशन किस तरह करता है, और सारा कुछ जो है वो आपकी यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, प्रेडिक्शन किस तरह करता है। तो ये सारा के सारा कोडिंग के ज़रिए आपको दिया गया है, और फिर आप इसके ग्राफ किस तरह कह सकते हैं। इवन एक्सेल में आप बहुत अच्छे फंक्शन है, आप वहाँ एक्सेल में भी आप रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है रिग्रेशन का। तो अगर इसमें हो कोई क्वेश्चन तो बता दें मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर हम जाते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है इसका फाइल, ये आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस का मैंने एक बनाया हुआ है, कल रात ही बनाया था। ठीक है, तो ये आप कुछ स्टेप्स में है ये। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे
कि पैकेजेस को आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आपको पांडास की ज़रूरत पड़ेगी, प्री प्रोसेसिंग की, नमपाई की, लीनियर रिग्रेशन की, पोलिनोमियल जो फीचर है इसकी, और फिर प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉटलिब आप यूज़ करेंगे। आप इसको रन करते हैं, फिर पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन के लिए हमने फिर रैंडमली आप कोई भी रैंडमली आप नंबर ले लें। मैंने मतलब ये नंबर ले लिए हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये मैंने एक्स में ले लिए हैं। और फिर वाई में कौन से नंबर ले लिए हैं, 5, 20, 14, 32, 22 और 38, ये मैंने वाई में ले लिए। तो ये मतलब कितने हैं, 6 डेटा आइटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक आपको एक चीज़ चाहिए होगी कि इसको आपने रीशेप करना है। जो एक्स है आपका, वो रीशेप करना है -1 से, मतलब आपने इसका जो है ना रोज़, उसको कॉलम्स में तब्दील करने हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़रूरी है। यू शुड कॉल रीशेप ऑन एक्स बिकॉज दिस एरे इज़ रिक्वायर्ड टू बी 2 डायमेंशनल। ठीक है, और टू बी मोर प्रिसाइज टू हैव 1 कॉलम एंड एज मैनी रोज एज नेसेसरी। ठीक है, तो ये आपको एक एक्स को रीशेप करना पड़ेगा। तो अगर मैं करता हूँ तो इसको 5, 15, 25, 35, 45, 55 को मैंने किस तरह का लिया है, इसको मैंने रीशेप कर लिया है। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, इस पे स्टेप 3 में लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन का क्या है, मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और फिर इसके पर कुछ पैरामीटर्स भी है, आप उसको देख सकते हैं। और फिर आप इसको जिस तरह दूसरे मॉडल आप फिट करते हैं, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है आपका। ठीक है, तो आप इसकी फिटिंग करते हैं, फिट फंक्शन, ट्रेनिंग फंक्शन। तो ये आपकी ट्रेनिंग हो गई है। ठीक है, तो आपकी क्या आ गई है, आपकी वैल्यूज़ आ गई है, गॉट गेट रिजल्ट। फिर आपकी क्या है, स्कोर। स्कोर आपका क्या है कि आपकी कितनी एक्यूरेटली इसका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सबका ये सम लेता है और उसको स्क्वायर करता है। ठीक है, तो वो फिर आपका क्या बनता है, आपका स्कोर बनता है। फिर इंसेप्शन जो है, इंटरसेप्ट आपकी अल्फ़ा की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट जो है आपका स्लोप की वैल्यू है, जो बीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बना है, इसकी इसको आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना एक्यूरेट है आपका, 71%। मतलब अगर आपका ये 1 हो, यहाँ पे ये R² की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपका ये 1 हो तो दिस मीन्स दैट ऑल योर डेटा पॉइंट हैव बीन एग्जैक्टली मैप एज इट शुड बी। मतलब YE की वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए Y की वैल्यू बन जाती है। मतलब आपका जो यहाँ पे है ये 100%, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे भी कि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका 71% यहाँ पे एक्यूरेसी आ गई है। इंटरसेप्ट आपका इतना आ गया है, मतलब वो जो डिस्टेंस है, स्लोप आपका इतना आ गया है। ठीक है, इंटरसेप्ट आपका है। और फिर आप प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या हुई, आपने जो पूरे के पूरे एक्स पे आपने प्रेडिक्ट आपकी कितने जो है वो प्रेडिक्शन, तो ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। यहाँ पे पहली वैल्यू की जगह आपके पास 8 आ गया, दूसरी की जगह आपके पास 13, 19, 24, 29 और फिर 35। तो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे प्रेडिक्शन आ गई है। फिर आप इसको और क्या करते हैं, इसका फिर ये भी आप कर सकते हैं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। और इवन मतलब आप फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये प्रेडिक्टेशन और फिर इसका आउटपुट सेम ही होगा। अगर आप इसको रन करते हैं तो ये भी सेम ही होगा, अगर आप तकरीबन सेम होगा। 8 वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 19 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 24, 29, 35। ठीक है, तो ये जो है प्रेडिक्ट एक्स और फिर ये फार्मूला, क्योंकि ये लीनियर अगर आप इक्वेशन यूज़ करते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस मल्टीप्लाई बाई एक्स, जो ये आपका फार्मूला है यहाँ पे जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है,
तो ये आप इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर ये कमांड यूज़ कर ले और या फिर ये कमांड यूज़ कर ले, दोनों का आउटपुट जो है वो आपके पास सेम आएगा। फिर आप प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, आपके स्कैटर पर यहाँ पे एक्स आपका आ जाता है, यहाँ पे आपका वाई आ जाता है। तो ये आपका यहाँ पे आपके पास ये प्लॉटिंग थी, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपका रिग्रेशन लाइन वाई प्रोडक्ट से आपके जो एरे आई थी, ये वाली एरे आपके पास आ गई है, ठीक है। वाई प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास ये, अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई है। तो आपका रिग्रेशन लाइन कहाँ पे आ गया है, ये आपके पास रिग्रेशन आ गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे किसी की वैल्यू x40 हो, तो आपके पास y की वैल्यू को कितनी आनी चाहिए, तकरीबन इतनी 26 के करीब, 26 के करीब आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप किसी भी फ्यूचर वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया है लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। जो पोलिनोमियल रिग्रेशन है वो क्या है, उसके लिए भी वही चीज़ है कि आप क्या कर लेते हैं, पहले आप उसके लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं, ये लाइब्रेरीज़ इसके इंपोर्ट हो गई है। फिर वही जो है वो फिर हम एक्स हमने बना लिया है रैंडमली, वाई बना लिया है, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वही रीशेप कर लिया है हमने, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। फिर इसके लिए फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। Building and fit model, this is the new step you need to implement for polynomial regression, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको कर्व चाहिए। कौन से डिग्री पे कर्व चाहिए, कौन से डिग्री का इक्वेशन आप यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल फीचर को आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर यहाँ पे आप उसको जब फिट करते हैं तो वो जो x है, आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी x जो अंडरस्कोर है उसमें आ जाती है, और इसमें आप जो लीनियर, उसी तरह लीनियर रिग्रेशन ही अप्लाई करते हैं, लेकिन आप फीचर को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आपका ट्रिक यहाँ पे हो जाता है जब आप sklearn जो लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिग्रेशन हो गई है। फिर आप क्या करते हैं, इसके जो रिज़ल्ट आप लेना चाहते हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 89% आ गई है, जो इंटरसेप्ट है आपका 21 आ गया है, जो कोफिशिएंट है आपका वो इसका जो है वो एक्स माइनस का, एक्स अंडरस्कोर का इतना आ गया है, एक्स का इतना आ गया था, ठीक है। फिर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ कितनी आ गई है, तो ये सारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आपकी आ गई है। तो अगर आप ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ बन गया है एक्चुअल का। और फिर अगर आप पोलिनोमियल करते हैं तो वही आप वाई प्रेडिक्ट और फिर वाई का ग्राफ बनाते हैं। अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आपका रन हो गया है इधर, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो है ना लाइन, वो बिल्कुल कर्व किस्म की आ गई है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं आ गई है। और ये ट्रिक आपने किस तरह किया है, ट्रांसफॉर्मेशन से, कि यहाँ पे लीनियर जो आपकी पोलिनोमियल फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन है, या आपके फीचर को, नॉर्मल फीचर को पोलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट कर लेता है। आप जो आप डिग्री देते हैं, डिग्री ऑफ 2 के ज़रिए, ठीक है। फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उसी में आप लीनियर रिग्रेशन को फिट करा लेते हैं। तो ये आपका हो गया है इधर पोलिनोमियल रिग्रेशन का है। फिर आप इसको मल्टीपल जो रिग्रेशन है, आप अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे पहले जो आपके पास वैल्यूज़ थी, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो सिंगल वैल्यूज़ थी। ये अगर आप 5, 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है, एक्स की वैल्यू सिंगल वैल्यू थी। लेकिन अगर आप मल्टीपल यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पेयर्स होंगे, ठीक है, 0, 1 मतलब पेयर्स होंगे। अगर आप 2 कंसिडर करते हैं तो आपके पास पेयर्स होंगे। अगर आप 3 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे एक और कामा डाल के आपके पास मतलब ये यहाँ पे इस तरह आएगी, ठीक है। अगर आप 4 वैल्यूज़ वाली लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास मल्टीपल आ गई है, ठीक है। तो x आपकी इस तरह आ गई है, y आपकी इस तरह आ गई है, ठीक है। इसको NP एरे में आप करते हैं, फिर आप इसको पोलिनोमियल फीचर के ज़रिए आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको आप फिट कराते हैं और इसका स्कोर आप ले लेते हैं और इसमें प्रेडिक्ट वैल्यू आप कर लेते हैं। तो ये सारा मैंने एक ही सेल में किया है, ठीक है। तो
तो आपकी जो है वो सारी रिग्रेशन वहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन हो गई है। अगर आप रिज़ल्ट को देखना चाहते हैं तो ये आपके पास रिज़ल्ट हो गए, तो 94% उसकी एक्यूरेसी आ गई है। इंटरसेप्ट आपका ये आ गया है, कोफिशिएंट आपके ये आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके कोफिशिएंट आ गए हैं, और फिर आपके क्या आ गए हैं, जो आपके पास प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थे मेरे ख्याल से। तो 8 रिस्पॉन्सेज आपके पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। फिर अगर हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने कार वाला एग्जांपल आपके पास आपको अभी दिखाया है, तो वो car.csv में सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सिर्फ वेट वाला और फिर वॉल्यूम वाला, सिर्फ यहाँ पे ये जो वेट है और वॉल्यूम है, इस डेटा को सिर्फ 2 कॉलम्स को मैंने कंसिडर किया है। ये जो वेट वॉल्यूम है और वेट है, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया है, और वाई को मैंने कौन सा कंसिडर किया है, CO2 वाला कॉलम, ठीक है। फिर आप लीनियर मॉडल से आप करते हैं, इसको फिट कराते हैं। तो ये देख लेते हैं, मैंने इसको फिट करा लिया है। फिर आप यहाँ पे जो है इसका रिज़ल्ट देखते हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे इसके रिज़ल्ट आ गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके जितने भी प्रेडिक्टेड मॉडल, ये आपका लाइन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये आपका लाइन आ गया है। और फिर आपके अगर फ्यूचर में, अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मेरा अगर कोई गाड़ी हो, उसकी जो हो वो 1300 सीसी हो, और उसका वज़न कितना हो, 2300 उसका वज़न हो kg, तो वो कितना CO2 प्रेडिक्ट करेगा। तो ये उसका है। तो आप रन करते हैं तो वो अच्छा, ठीक है, ये मॉडल होगा, मॉडल 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 इधर, ये मॉडल, ठीक है। तो ये आपका क्या 107 जो इसकी है वो CO2 एमिशन हो। अगर हम इसको दूसरी कोई वैल्यू ले ले, बता दें मुझे कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा जो गाड़ी का वज़न हो वो कितना होना चाहिए। हाँ, 1500 अगर मेरी गाड़ी का वज़न हो, और वो कितने सीसी का पावरफुल इंजन हो, इसमें 660 सीसी का हो, और फॉर एग्जांपल उसका वज़न जो है वो 900 केजी हो, और 660 सीसी का इंजन उसमें लगा हो, तो वो कितना ओमिशन करेगा, वो 91 ओमिशन करेगा, ठीक है। CO2 ओमिशन, ठीक है। अगर तो ये डिपेंड करता है कि आपके ये कौन सी वैल्यू को आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो। फ्यूचर प्रेडिक्शन, ये आपकी प्रेडिक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं, और आपको ये प्रेडिक्शन आपको देगा। जब आप एक बार मॉडल ट्रेन कर लेते हैं तो आपका प्रेडिक्शन ये होगा। क्योंकि 2D में मैंने ड्रा नहीं किया, तो आप अपने से ये इसके चार्ट्स वगैरह भी ड्रा कर सकते हैं। आपको 2 बार ड्रा करने पड़ेंगे, पहले एक्स के एक कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को वाई के साथ, ठीक है। तो वो फिर आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस की इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। ये मल्टीपल रिग्रेशन की एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों आ रही थी बाकी दो से कंपेयर कर? ज़रूरी नहीं, आपके डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप दूसरे टाइप का डाटा भी ले सकते हैं, आप कोई प्रैक्टिकल कोई डाटा भी उठा सकते हैं। यहाँ पे जो है एक्यूरेसी आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पे 37% आ रही है, जैसे, है ना। जो कार्स वाला एक्चुअल जो था ना, वहाँ पे, यहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है यहाँ पे 37 आ रही है। हो सकता है आप पॉलिनोमियल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाए, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल यूज़ किया था, तो इस वजह से 94% थी। तो अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया है ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह मैं पॉलिनोमियल यूज़ करता हूँ, ये इसकी जगह मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। मैं लीनियर की जगह क्या यूज़ करता हूँ, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया है। फिर आपका
यहाँ पे आप रन करते हैं इसको, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे रिज़ल्ट अगर लेते हैं, कहाँ पे एरर आ गया है, अच्छा एक्स डैश पे हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्स डैश पे हम करेंगे, ये कहाँ पे आ गया है, ये एक्स डैश पे करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्स अंडरस्कोर पे हो गया है। तो और फिर हम प्रेडिक्ट कहाँ पे करेंगे, प्रेडिक्ट भी हम एक्स पे करेंगे या फिर एक्स पे नहीं करेंगे, प्रेडिक्ट भी हम एक्स पे करेंगे, ठीक है। तो प्रेडिक्ट भी यहाँ पे एक्स डैश पे कर लेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स अंडरस्कोर पे करेंगे। तो हम जब रन करते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देख ले हमारी जो एक्यूरेसी है वो कितनी हो गई है, 37 से कितनी हो गई है, 53 हो गई है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे वही करते हैं तो आपका प्रेडिक्ट, मेरे ख्याल से वो फिर लीनियर के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, जो प्रेडिक्ट, और फिर आपके पास आ गया है प्रेडिक्ट, फिर आप इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पे आपको फिर ये इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले आप ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो वो फिर पॉलिनोमियल का प्रेडिक्टेड मॉडल आपका थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा, लेकिन आप इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ खेलें और इसमें कर लें, जो भी यहाँ पे हमारे साथ जो गलती होती है तो आप इसको करेक्ट कर लिया करें, ठीक है। और इसको मैंने तो नहीं ड्रॉ किया इसके चार्ट्स वगैरह, लेकिन आप चार्ट्स वगैरह भी इसके प्लॉट वगैरह भी ड्रॉ कर ले, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या होता है। ठीक हो गया जी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। नहीं है तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका होगा ना थर्सडे, आप इंशाल्लाह ऑन कैंपस होंगे, 10th जो है ना, 10th आपका होगा जून, तो 10 जून को इंशाल्लाह आपका मिड टर्म पेपर होगा, ठीक है। और वही जो होगा ना, जो लेक्चर 8 तक आपका मिड टर्म होगा, ठीक है। जो एस वी एम है ना आपके, जो टॉपिक है जो एस वी एम सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन तक आपका मिड टर्म होगा, ठीक है। तो वहाँ तक आप तैयारी कर ले। तो बाकी जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख ले, जो हमने जो क्लास के शुरू में हमने जो की हुई है डिस्कशन आपके FYP फाइनल एग्ज़ाम, और इन सिलसिले में हमने जो डिस्कशन की हुई है, तो उसको आप दोबारा देख लें, ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। चले जी, ठीक है, फिर थैंक यू, और हैव ए सेफ ड्राइव जी। कोई कुछ कहना चाहता है? चले जी, ठीक है, थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई कुछ कहना चाहता है? यस सर, यस सर। हाँ हाँ। सर मिड टर्म किस तरह, मतलब वो फॉर्मेट क्या होगा मिड टर्म का? फॉर्मेट वही जो जिस तरह आपका फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है ना, जिस तरह यूईटी का होता है, तो उसी तरह होगा। तो आपके हो सकता है कोई 1.5 घंटे का